नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आज वर्ल्ड सिकल सेल डे है और ऐसे में आज हम इस खास बुलेटिन में बात करेंगे सिकल सेल के क्या क्या लक्षण हैं और कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है। इस बारे में आज बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बालको मेडिकल सेंटर रायपुर के डॉक्टर दिव्येंदु डे, जो कि सिकल सेल्स की तमाम समस्याओं के बारे में जानकारी देंगे। आप भी फोन कर सकते हैं और आप भी डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्ते, मैं डॉक्टर दिव्येंदु दे। जी डॉक्टर दिव्येंदु, सबसे पहले सवाल आपसे होगा कि सिकल सेल होता क्या है, जरा इसे डिटेल में बताइएगा। इसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे इसका बचाव होता है। आज वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे है, जिस दिन हम लोग सभी का राज्यवासी से हम लोग चाहते हैं कि वो जागरूक बने सिकल सेल के बारे में। तो सिकल सेल के बारे में थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक आनुवांशिक डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ है, जिसमें ये हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होता है और ये एक म्यूटेशंस के वजह से होता है। और ये म्यूटेशंस के लिए क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है, जो हमारा ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ये हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन हो जाते हैं, तो पेशेंट को एनीमिया होता है। और साथ ही ये जो ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो आरबीसी जो है, रोहित रक्तकोणिका, ये सारे सिकल सेप ले लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी ब्लॉक कर देते हैं चैनल को, जो ब्लड वेसल्स को, और उसके लिए पेशेंट्स को बहुत पेन होता है। तो क्या क्या लक्षण मिलता है कि बच्चे में एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन का कमी होता है, उनको थकावन होता है, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार उनको इन्फेक्शन, स्पेशली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, लंग इन्फेक्शन हो सकता है जी। और सिकल सेल क्राइसिस होता है। ये क्राइसिस क्या है कि इसमें बहुत पेन होता है, सीने में पेन हो सकता है, छाती में पेन होता है, हिप पेन होता है, बैक पेन होता है, और इसके लिए पेशेंट को भर्ती होना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, ये क्या बड़ों में भी इसका खतरा बहुत ज़्यादा होता है क्या, या बच्चों में ही ये सबसे ज़्यादा खतरनाक दिखता है? क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज़ है तो हमारा जीन में ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, तो इसीलिए ये बच्चों में ही शुरू हो जाता है। लेकिन कभी कभी जागरूकता नहीं है, इसीलिए कभी कभी बच्चों में टेस्ट नहीं होता है, इसीलिए उनको पता नहीं रहता है कि उनमें सिकल सेल है। और इसीलिए कभी कभी एडल्ट पेशेंट्स में जब कोई सर्जरी करने के लिए जाते हैं और टेस्ट करवाते हैं तब पता चलता है, या फिर महिलाओं में जब प्रेगनेंसी के टाइम पे एनीमिया होता है तब जांच होता है और तब पता चलता है कि इनको सिकल सेल है। अदरवाइज ये बच्चों में ही सिकल सेल पाया जाता है अगर टेस्ट किया जाए तो। जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख लोग देश में इस वक्त इस डिजीज से ग्रस्त हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसे इससे लोग अपना बचाव करें, क्या क्या एहतियात लोगों को बरतने चाहिए? हाँ, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये भी अभी सिकल सेल एनीमिया को एक ग्लोबल बर्डन माना है। हमारे देश में लगभग 10% लोग हैं जिसमें सिकल सेल का कैरियर है और लगभग 1 to 2% लोग हैं जिसमें सिकल सेल डिजीज़ है जी। इसमें पहले तो जागरूक होना है। अगर जैसे सिम्टम्स हमने बताया है, ऐसे कोई सिम्टम्स रहते हैं, बच्चों में ऐसे कोई परेशानी होता है तो उनको टेस्ट करना पड़ता है। टेस्ट के लिए क्या है, एक ब्लड टेस्ट है, सिंगल ब्लड टेस्ट, जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन HPLC। इसमें कोई भी थैलासेमिया या सिकल सेल कुछ भी हो तो पता चल जाता है, और इसी में ये टेस्ट करने के बाद ही हमें पता चलता है कि पेशेंट में सिकल सेल है कि नहीं। अगर सिकल सेल मिल जाता है तो आगे और भी टेस्ट करना पड़ता है कि उनका ऑर्गन फंक्शन को देखने के लिए। अदरवाइज ये सिंगल टेस्ट काफ़ी है हीमोग्लोबिन के बारे में और सिकल सेल एनीमिया के बारे में जानने के लिए। जी, जैसा कि आपने बताया डॉक्टर साहब कि बच्चों में इसकी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि ये जेनेटिक है तो जाहिर सी बात है कि बच्चों से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन अगर जैसे जैसे उम्र के साथ बच्चे बड़े होते हैं तो क्या उनको मेडिकली ही सिर्फ ठीक किया जा सकता है, या फिर वो घर पर भी रहकर या कुछ ऐसे एहतियात बरत कर वो अपने आप को फिट रख सकते हैं? नहीं, ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये सभी पेशेंट में सेम नहीं होता है। इनका वेरिएशन ऑफ
एक्सप्रेशन होता है। मतलब कोई पेशेंट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, कोई पेशेंट उतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया है कि नहीं, इसका जांच कर लेना चाहिए और उसके हिसाब से उनको कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसमें दो पहलू का ट्रीटमेंट होता है। एक तो है कि सिकल सेल एनीमिया के लिए जो क्राइसिस होता है, ये क्राइसिस को रोकना, इसका पेन को बंद करना, इसका जो पेन होता है उसको कम करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट होता है। और दूसरा होता है कि आगे जाके ऐसे क्राइसिस ना बने, उसके लिए ट्रीटमेंट होता है। तो जो पेन क्राइसिस है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको फीवर या टेम्परेचर ना होना, क्योंकि जितना टेम्परेचर होता है उतना ही क्राइसिस होता है। तो टेम्परेचर कम रखना चाहिए। इसीलिए कभी भी बुखार आए तो तुरंत हॉस्पिटल जाए, पैरासीटामोल लीजिए और क्यों बुखार हुआ है इसके बारे में जांच किया जाए और उसका कंप्लीट इलाज किया जाए जी। इसके साथ साथ पानी अच्छे से पीना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा ताकि इनका ये क्राइसिस ना हो। और ऑक्सीजन का कमी होने से क्राइसिस होता है, इसीलिए ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन का कमी हो सकता है। जैसे कि कोई स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज किया, कोई वेट लिफ्टिंग किया या फिर बहुत ज़्यादा साइकिलिंग किया, एग्जॉशन हो रहा है और ऑक्सीजन का कमी होता है तो उसमें ये प्रेसिपिटेट हो सकता है। दूसरा है कि कोई पर्वतारोही होते हैं जो पर्वत में जाते हैं, ऊंचाई में जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का कमी होता है, तो वहाँ पे अगर जाते हैं तो तब वहाँ पे क्राइसिस का प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो इस सब से बचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ऑक्सीजन मतलब सांस के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं और फीवर हुआ या बुखार हुआ तो उसका जल्दी से जल्दी इलाज करना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, इस बीमारी में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का क्या महत्व होता है, इसका रोल क्या है, इसको ज़रा लेकर आप विस्तार में बताइए कि मेडिकली अगर किसी को समझना हो कि क्या इसका महत्व होता है तो कैसे कोई आम व्यक्ति समझे। हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन सिकल सेल। क्योंकि क्या है कि सिकल सेल में क्योंकि हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो रहा है, सो हीमोग्लोबिन का कमी होता है, एनीमिया होता है। इसके साथ साथ ये सिकल्स में क्या होता है, एक हीमोग्लोबिन चेंज होके हीमोग्लोबिन एस फॉर्मेशन होता है जो सिकल हीमोग्लोबिन है। ये सिकल हीमोग्लोबिन ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो कभी कभी पेशेंट में देखा जाता है कि उनका हीमोग्लोबिन कम नहीं हुआ लेकिन हीमोग्लोबिन एस परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गया। तो हीमोग्लोबिन एस परसेंटेज को भी कम करना चाहिए। अगर एनीमिया है, हीमोग्लोबिन 8 के नीचे है तो हम सिंपल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न दे सकते हैं। ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हमें देना चाहिए, ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए भी कुछ चीज़ें देखना चाहिए। पहला तो है जो ब्लड ग्रुपिंग हो रहा है, ये ब्लड ग्रुप के साथ एक्सटेंडेड ग्रुपिंग करते हैं, मतलब RH, केल, डाफी ऐसे बहुत से ब्लड ग्रुप है, इसको भी मैच करना चाहिए ताकि ये ब्लड ग्रुप सेफ रहे। और ब्लड को जो ल्यूको फिल्टर करते हैं ताकि वो और भी सेफ हो और इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो परेशानी हो सकता है उसको कम किया जाए, क्योंकि ये बच्चों में बार बार ब्लड देना पड़ता है। और दूसरा है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि जब कभी अगर हीमोग्लोबिन 8 के ऊपर है लेकिन हीमोग्लोबिन एस परसेंटेज ज़्यादा है तो उसमें भी पेन प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। इसका मतलब क्या है कि पेशेंट का ब्लड को निकाल के उनको फिल्टर करके फिर नया ब्लड दिया जाता है जो ब्लड में हीमोग्लोबिन एस नहीं है। तो इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन मेंटेन करते हैं लेकिन उसके साथ साथ उनका हीमोग्लोबिन एस परसेंटेज जो है वो कम हो जाता है, तो उनको पेन नहीं होता है। इसमें और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि जब पेन हुआ तभी आके ब्लड लेना। इसके बिना भी जब पेन नहीं है उस टाइम पे भी पेशेंट को बार बार दिखाना चाहिए। और अगर हीमोग्लोबिन का कमी है या हीमोग्लोबिन एस परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है तो उस टाइम पे ही एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है, कुछ ओरल मेडिसिन है जो इतना महंगा भी नहीं है, उसको भी कंटिन्यू करना होता है। जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया हुआ, ये हाइड्रोक्सी यूरिया जो टैबलेट है, ये टैबलेट भी बहुत सारे पेशेंट लेते तो है लेकिन उसका डोजिंग फिर कैलकुलेट नहीं किया जाता है, मतलब एक ही तरह का डोज लेके चले रहे हैं। लेकिन इसको भी एक्चुअली चेंज करना चाहिए। उनका वेट गेन होता है, बढ़ते हैं, बच्चे का उम्र बढ़ते हैं, तो इसका डोज भी चेंज होता रहता है। तो इनके लिए भी पेशेंट को दिखाना चाहिए, एक हिमाटोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए और इनका डोज को भी कैलकुलेट करके ये इसको मेंटेन करना चाहिए। नहीं तो सिर्फ हाइड्रोक्सी लेने से ठीक नहीं होंगे जी। और इसके साथ साथ अगर अभी के लिए कुछ नया मेडिसिन आया है जैसे टारगेटेड थेरेपी, इसमें क्या होता है, कुछ मेडिसिन है, इंजेक्शंस है जो
देने से ये जो ब्लॉक होता है हीमोग्लोबिन एस जाके जो ब्लॉक करते हैं, जिसके लिए पेन प्रेसिपिटेट होता है, इस ब्लॉक को हटा सकते हैं। जैसे क्रिजानलिजुमैब एक इंजेक्शन होता है जो महीने में एक बार दिया जाए तो ही काफ़ी है, और उसी में ये ब्लॉक को रिमूव कर सकते हैं और पेशेंट पेन फ्री रह सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जीन थेरेपी का इसमें क्या महत्व होता है? हाँ, जीन थेरेपी अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज़ है तो जीन थेरेपी इज़ वन ऑफ द वेरी प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट विच कैन हेल्प। एक्चुअली जीन थेरेपी में क्या किया जाता है कि जो जीन चेंजेस होता है, जो म्यूटेशंस होता है, यहाँ पे एक पॉइंट म्यूटेशन होता है, और माने कि एक सिंगल पॉइंट में चेंज हुआ है, एक अमीनो एसिड को चेंज हो गया है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम शुरू होता है। तो अभी के लिए नया मेडिसिन, नया टेक्निक्स आया है जो क्रिस्पर कैस9 टेक्निक्स है, जिसमें हम क्या करते हैं, आम भाषा में बोलने से कि इसको जो डैमेज पार्ट है उसको कट करके उसको निकाला जाता है और नया जीन वहाँ पे बैठा जाता है जो नॉर्मल जीन है, और इसी में ये जीन चेंज हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट एज सिंपल एज वी टॉक, सो इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत कठिन है, और इसमें भी लेकिन हो सकता है भविष्य में। और दूसरा है जो अभी चल रहा है, दैट इज़ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, क्योंकि ये जो स्टेम सेल्स है जहाँ पे जीन का चेंज हुआ है, ये स्टेम सेल डैमेज है। तो अगर हम ये स्टेम सेल को चेंज कर देते हैं तो आगे जो भी ब्लड बनेगा, आरबीसी बनेगा, उसमें ये चेंजेस नहीं रहेगा, ये म्यूटेशन नहीं रहेगा। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके भी हम लोग इसको कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है उसके लिए एक HLA आइडेंटिकल डोनर चाहिए, मतलब मैच डोनर चाहिए, जो ये पेशेंट के कोई भाई बहन हो सकते हैं जिसका सिकल सेल नहीं है और जिसका HLA मैच है। जैसे ब्लड ग्रुप मैच होता है वैसे बोन मैरो का HLA मैच होता है। अगर ऐसे HLA मैच है और सिकल सेल नहीं है तो इसके उनके स्टेम सेल लेके हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर जैसा कि आपने कहा कि ये जेनेटिक है तो जाहिर सी बात है कि इसका कैरियर भी बन जाता है, लेकिन क्या इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है? क्या मेडिकल में इस तरीके का कोई अभी उपचार है क्या, या इस पर कोई रिसर्च है? हाँ, मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ कि ये सिकल सेल क्यों होता है। ये सिकल सेल क्योंकि जेनेटिक डिजीज़ है, हमारे शरीर में जो भी सेल्स बनते हैं उसके लिए 2 क्रोमोसोम रहते हैं। एक क्रोमोसोम फादर की तरफ से आते हैं, एक क्रोमोसोम मादर की तरफ से आते हैं, और ये 2 क्रोमोसोम मिलके कुछ बनाते हैं। जो भी हीमोग्लोबिन बन रहा है इसके लिए भी ये 2 क्रोमोसोम जरूर चाहिए। लेकिन इसमें से अगर कोई एक क्रोमोसोम में डैमेज हुआ है तो दूसरा क्रोमोसोम रहता है, जो दूसरा क्रोमोसोम है वो सही काम करते हैं, तो उसमें पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन इनको कहते हैं कैरियर। इसका मतलब है ही और सी इज़ कैरिंग आ डैमेज्ड क्रोमोसोम और डैमेज जीन। सो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कैरियर है। अगर किसी पेशेंट में ये 2 क्रोमोसोम ही डैमेज हो गया तो उनको डिजीज़ होगा। तो ये 2 क्रोमोसोम कैसे डैमेज हो सकता है कि उनका फादर उनको भी कैरियर होना है और उनका डैमेज क्रोमोसोम बच्चों में आया है, और उनका मादर वो भी कैरियर है और उनका भी डैमेज क्रोमोसोम बच्चों में आया है। तो दोनों पेरेंट्स दोनों ही कैरियर है, तो 25% चांस रहता है बच्चों में ये डिजीज़ होने का। इसीलिए अगर हम प्रिवेंट करना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये डैमेज क्रोमोसोम बच्चों में ना आए। तो सबसे आम बात है कि अगर 2 पेरेंट्स है, ये दोनों का अगर दो कैरियर है, ये दोनों में शादी ना हो, या फिर इनको डैमेज क्रोमोसोम वाले का एक साथ शादी ना हो, तो ये होने का चांस ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि शादी के पहले एक बार टेस्ट कर लीजिए कि आप कैरियर हो कि नहीं, क्योंकि कैरियर जो होता है ना, कैरियर का कोई सिम्टम्स नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर छुपा रहता है ये डैमेज क्रोमोसोम। इसलिए टेस्ट करने के बिना हम लोग को पता नहीं चलेगा कि ये कैरियर है कि नहीं। इसलिए शादी के पहले कैरियर टेस्ट किया जाए, और शादी में अगर कैरियर पॉजिटिव है तो इन दोनों में शादी ना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो फैमिली में कभी भी सिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 2 कैरियर शादी भी करते हैं तो भी ये 2 जो पेरेंट्स हैं उनमें एक तो नॉर्मल जीन है और एक डैमेज जीन है। तो ये जो नॉर्मल जीन है, ये नॉर्मल जीन बच्चों में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली डैमेज जीन बच्चों में ना आना चाहिए। तो इसके लिए भी प्रबंध है, इसके लिए भी हमारे पास फैसिलिटी है। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक तो है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो
एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो रहा है, जो पेट में बढ़ रहे हैं, उनका भी एक टेस्ट होता है। 10 वीक्स टू 12 वीक्स के अंदर अगर टेस्ट किया जाए तो हमें पता पड़ जाएगा कि बच्चों जो बड़े हो रहे हैं उसमें सिकल सेल है कि नहीं। अगर सिकल कैरियर है या नॉर्मल है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सिकल डिजीज़ है तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, आगे जाके बच्चों को बहुत सारे ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो इस टाइप पे हम लोग पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स को काउंसलिंग करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, ये बच्चों में जो प्रॉब्लम आएगा उसके बारे में बताते हैं और उनका क्या इलाज है वही बताते हैं, और उनको डिसीजन लेने देते हैं कि आप क्या ऐसे बच्चे रखना चाहेंगे या फिर आप नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करना चाहेंगे। ये भी एक ऑप्शंस है। तो हमारे सोसाइटी में ऐसे सिकल सेल बच्चे आना प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसमें भी और भी एक प्रोसीडियर है जो है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अभी हो रहा है बहुत सारा जी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं जिसमें कैरियर है, उनका भी नॉर्मल जीन को लेके हम बच्चे एम्ब्रायो फॉर्मेशन करें, ताकि बच्चों में कभी भी सियर शर्ट कभी भी सिकल सेल नहीं आएंगे, तो वो फैमिली में कभी भी सिकल सेल नहीं आएगा। तो इससे भी हम लोग कर सकते हैं जी। और डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी कि कौन से वो टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए पता चलता है कि पुरुष में और महिला में दोनों में कैरियर है इसका? कौन से वो टेस्ट होते हैं? हाँ, ये वेरी सिंपल टेस्ट है, जो सेम टेस्ट जैसे सिकल पता चलता है सिकल डायग्नोसिस के लिए या फिर सिकल कैरियर के लिए, आइदर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोलिसिस और हीमोग्लोबिन HPLC, ये टेस्ट करने से ही पता चल जाएगा। और ये मतलब ज़िंदगी में एक ही बार करना होता है। अगर सही से एक बार कर लिया, उसी रिपोर्ट के जरिए हमें पता चल जाएगा इनका जीन चेंजेस कुछ है कि नहीं, और आगे जाके इसका सर्टिफिकेट रख दीजिए, कभी भी आपको ज़रूरत पड़े आप वो दिखा सकते हैं, बार बार करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है जी। बोन मैरो का ट्रांसप्लांट भी एक प्रक्रिया है जिसके ज़रिए इसमें उपचार किया जाता है। मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगी, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और ये क्या सेफ़ है बच्चों के लिए? हाँ, bone marrow transplant is a promising treatment actually, and it is the only curable treatment. That means कि ये ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने से बच्चों का सिकल सेल कम्प्लीटली मिट सकता है। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी है। फर्स्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इनको एक डोनर चाहिए, जो डोनर का मैच होना है। जैसे ब्लड का ब्लड ग्रुप होता है, ABO RH ग्रुप होता है, वैसे बोन मैरो का भी एक मैच होता है, एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग कहते हैं HLA टाइपिंग। ये HLA मैच होना चाहिए। लेकिन ब्लड का ग्रुप जैसे 4 ग्रुप होता है, A, B, AB एंड O, लेकिन HLA का बहुत ज़्यादा ग्रुप्स है। तो इसीलिए कोई भी 2 व्यक्तियों में HLA मैच होना बहुत मुश्किल है। क्या होता है कि बच्चों की फैमिली में उनके भाई बहन जो है उनमें मैच होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए अगर कोई पेशेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग प्लान करते हैं तो हम उनके भाई बहन से मैच करने की कोशिश करते हैं। अगर उनमें मैच होता है तो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दूसरा है कि जो भाई बहन को हम लोग डोनर सिलेक्ट कर रहे हैं उनको सिकल सेल नहीं होना चाहिए। सिकल कैरियर भी हो सकते हैं लेकिन सिकल डिजीज़ नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, तो फिर ये सिकल सेल उनमें पेशेंट में नहीं आएगा। और तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता है तब तक ये सिकल पेशेंट का भी ट्रीटमेंट सही से होना चाहिए, क्योंकि जब ट्रांसप्लांट होता है उस टाइम पे पेशेंट को बहुत फिट होना चाहिए ट्रांसप्लांट को करने के लिए। तो इसके लिए पेशेंट को सही मात्रा में ट्रीटमेंट होना चाहिए। जब जब उनका ट्रांसफ्यूज़न होना है वो होना चाहिए। उनका जो ऑर्गन डैमेज होता है सिकल के लिए, जो ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे कुछ डैमेज होता है, जैसे किडनी डैमेज होता है, बोन्स में डैमेज होता है, स्ट्रोक होता है, ब्रेन डैमेज होता है, लंग्स में डैमेज होता है। ये सारे डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना डैमेज होगा तो आगे जाके ट्रांसप्लांट में भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर सही मात्रा से ट्रीटमेंट करते हैं तो आगे जाके ट्रांसप्लांट भी कर पाते हैं। क्योंकि ये बच्चों में होता है तो ट्रांसप्लांट भी बच्चों में किया जाता है। जनरली 6 इयर्स के बाद अगर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो अच्छे रहते हैं।
6 इयर्स के नीचे अगर बच्चों में ट्रांसप्लांट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनका वेट बहुत कम होता है जी। लेकिन ये 6 इयर्स तक उनका ट्रीटमेंट भी अच्छे तरीके से होना चाहिए, हेमाटोलॉजिस्ट के अंडर में होना चाहिए और सही मात्रा में ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि ऑर्गन डैमेज ना हो। जी, डॉक्टर साहब कहते हैं कि मलेरिया का प्रभाव जिन इलाकों में होता है वहाँ पर ये खतरा सबसे ज़्यादा होता है इस बीमारी का, तो इसके पीछे की वजह समझना चाहूँगी। हाँ, ये पहले से ही दिखा गया है कि हमारा यहाँ पे जो मलेरिया बेल्ट होता है, जहाँ पे मलेरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे सिकल सेल और थैलासेमिया बेल्ट भी सेम होता है। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं और हमारे इंडिया भी आ जाते हैं इसके अंदर। और हमारे इंडिया में जो छत्तीसगढ़ है ये एक्चुअली सेंटर में है। फ्रॉम गुजरात से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये पूरे बेल्ट है जो ये सिकल का बेल्ट है और यहाँ पे मलेरिया भी ज़्यादा होता है। देखा गया है जहाँ पे मलेरिया होता है वहीं पे सिकल का कैरियर स्टेटस भी ज़्यादा होता है। ये एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है क्योंकि मलेरिया जो है वो भी आरबीसी को अफेक्ट करते हैं, तो मलेरिया में ये आरबीसी ही डैमेज होता है। तो देखा गया है जहाँ पे सिकल सेल है, सिकल सेल का कैरियर है, ये सिकल सेल भी आरबीसी को डैमेज कर लेता है। तो अगर आरबीसी पहले से डैमेज हो गया, कम हो गया, तो वहाँ पे मलेरिया ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए ये एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हो गया। तो इसीलिए जहाँ पे मलेरिया ज़्यादा होता है वहीं पे सिकल सेल का एनीमिया भी ज़्यादा मिला है। लेकिन अभी इसका कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि अभी मलेरिया का भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, तो मलेरिया इसीलिए मलेरिया में इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। लेकिन सिकल क्योंकि जेनेटिक डिजीज़ है, ये परसिस्ट हो गया है, रह गया है इसी जगह में, तो इसीलिए सिकल का जो ग्लोबल बर्डन है ये मेंटेन हो गया है। अभी हमें ये सिकल को हराना है ताकि ये सिकल का भी ये ऐसे बेल्ट बनना ये सारा ख़त्म हो जाए। जी, बच्चों की आंखों की रोशनी पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और बच्चों को कम दिखने लगता है जैसे जैसे इस डिजीज़ का प्रभाव उनके शरीर में ज़्यादा होता है। तो इसके लिए कैसे बच्चों को बचाया जाए और कैसे, क्या कोई उपचार है क्या कि बच्चों की आंखों की रोशनी ना कम हो अगर ये डिजीज़ उनमें है तो भी? ये एक पार्ट है, जैसे मैंने कहा है कि बहुत सारे ऑर्गन डैमेज होता है और ये जो ऑर्गन डैमेज होता है ये साइलेंट ऑर्गन डैमेज होता है। आई का जो प्रॉब्लम है, आंखों का जो प्रॉब्लम है, ये भी पार्ट ऑफ इट। सो ऐसे ही ब्रेन में साइलेंट इन्फार्क्ट होता है जो स्ट्रोक के जैसा ही छोटा छोटा डैमेज होता रहता है। जैसे लंग्स में छोटा छोटा डैमेज बार बार होता रहता है। जब क्राइसिस होता है ये एक बड़ा डैमेज होता है, लेकिन जब क्राइसिस नहीं भी होता है तब भी इसमें छोटा छोटा डैमेज चलता रहता है। बोन्स में भी ऐसे ही छोटा छोटा डैमेज होता रहता है। किडनी में डैमेज होता है और आगे जाके उनको यूरिन से ब्लड आना शुरू हो सकता है और किडनी का जो फंक्शन है वो कम होता रहता है। तो आगे 10 साल, 5 साल, 10 साल में जाके दिखा जाता है कि ये सारे ऑर्गन में धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। इनका प्रिवेंशन का एक ही उपाय है कि सिकल का जो परसेंटेज है, जैसे हमने पहले ही बताया है कि जो हीमोग्लोबिन एस फॉर्मेशन हो रहा है, इसको लगभग 30% के नीचे अगर रख पाए तो ये सारे डैमेज कम होता है। लेकिन ये 30% के कम रखना बहुत मुश्किल है। एक बार एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करने से ये 30% के नीचे तो आ जाता है, लेकिन 2-3 महीने के बाद ये फिर से ऊपर आना शुरू होता है। तो इसीलिए जब भी ऊपर आए, अगर कोई सिम्टम्स ना भी हो, फिर भी पेशेंट को आना चाहिए। जो ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जो उनको सही है बच्चों को दिया जाए। और दूसरा है ये जो नया मेडिसिन है टारगेटेड थेरेपी, ये भी एक तरह से ये सारे डैमेज, ऑर्गन डैमेज को प्रिवेंट करते हैं, तो ये भी मेडिसिन अब उनको लेना चाहिए। और जो हाइड्रोक्सीरा टैबलेट्स भी है ये भी हीमोग्लोबिन एस परसेंटेज को कम करते हैं, लेकिन इसमें भी आपको इसको सही मात्रा में देना चाहिए ताकि ये हीमोग्लोबिन एस परसेंटेज को कम के अंदर रखे। तो अगर ट्रीटमेंट सही से होता है तो ये सारे ऑर्गन डैमेज भी कम हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि आज वर्ल्ड सिकल डे भी है, सिकल सेल डे है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मेडिकल साइंस ने अब तक इस पर कितना काम किया है। अगर हम विश्व स्तर पर भी इसकी बात करें या भारत में बात करें तो मेडिकल साइंस अब तक कितना काम करने में इसमें कारगर रह पाया है? हाँ, अभी तक सिकल सेल एनीमिया एक ग्लोबल बर्डन है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इसको रिकॉग्नाइज किया है और बाहर के दुनिया में तो इसके ऊपर बहुत सारे काम हो रहा है। अभी रिसेंटली हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हमारे इंडिया में
जो काम हुआ है, जैसे हमारा ये सिकल सेल बेल्ट जो है, जहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशंस है, ये ट्राइबल पॉपुलेशन में बहुत काम होता है कि सिकल कितना परसेंटेज है ये जानने के लिए, जिसमें पॉपुलेशन स्टडी हुआ है। और ये भी है कि छत्तीसगढ़ में ही एक्चुअली सिकल सेल इंस्टीट्यूट के थ्रू भी बहुत सारे काम होता है। अभी रिसेंटली यहाँ पे प्री स्कूल चिल्ड्रेन में ये सारे सिकल का टेस्टिंग हो रहा है, ताकि पता चले कि हमारे बच्चों में कितने परसेंट एक्चुअली सिकल सेल के ग्रिप में आ गए हैं, सिकल सेल डिजीज़ के अफेक्टेड हो चुके हैं। इंडिया भर ऐसे बहुत थैलासेमिया और सिकल सेल एनीमिया, ये दोनों को मिला के ट्रायल चल रहा है, ताकि ये सारे पेशेंट्स का कितना परसेंटेज है वो भी पता चले और इनको ट्रीटमेंट भी दिया जाए। आगे जाके एक्चुअली यहाँ पे न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग भी चालू करना चाहिए, ताकि बच्चे जब पैदा होते हैं उसी टाइम पे हमें टेस्ट के माध्यम से पता चल जाए कि बच्चों में सिकल सेल है कि नहीं। अगर ऐसे पता चल जाते हैं तो क्या होगा, बच्चों जब बड़े होते हैं उसके पहले ही उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो शुरुआत में जो कॉम्प्लिकेशंस होता है उसको भी हम उसके पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन होने के पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपना समय निकालने के लिए, ज़रूरी जानकारी हम सबसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।